Today we will learn about small, medium, and large enterprises, their concepts and their role in agricultural livelihood systems. ये तीनों उद्यम कृषि क्षेत्र में अलग अलग स्तर पर काम करते हैं और किसानों की आजीविका लाइवलीहुड को मजबूत बनाते हैं। हमें यह समझना ज़रूरी है कि इनका ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट हम जिसको बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसको हासिल करने में क्या योगदान है। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अनिकेत, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एग्रोनॉमी एट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब सबसे पहले हम यह समझते हैं कि स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेस क्या होते हैं। एंटरप्राइजेस का मीनिंग होता है उद्यम या फिर उद्योग। तो स्मॉल एंटरप्राइजेस में ये पारंपरिक और स्थानीय स्तर पर संचालित होते हैं। मीडियम एंटरप्राइजेस में आधुनिक तकनीकों और नवाचारों, जिसको हम इनोवेशंस बोलते हैं, इन चीज़ों को अपनाते हैं। और बड़े एंटरप्राइजेस मतलब लार्ज एंटरप्राइजेस में औद्योगिक पैमाने पर काम करते हैं और बड़े बाजारों में मतलब लार्ज मार्केट से ये जुड़े होते हैं। इन सभी का संतुलित कृषि विकास और अर्थव्यवस्था को मजबूत कराने में बहुत बड़ा योगदान होता है। सबसे पहले बात करेंगे स्मॉल एंटरप्राइजेस के बारे में। छोटे उद्यम क्या होते हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या होते हैं। स्मॉल एंटरप्राइजेस ग्रामीण और अर्ध शहरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। ये ऐसे व्यवसाय होते हैं जो छोटे स्तर पर चलाए जाते हैं और किसानों तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका को सपोर्ट करते हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कम पूंजी निवेश मतलब मॉडल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बड़े इन्वेस्टमेंट की इनके लिए जरूरत नहीं होती है। परिवार या फिर समुदायों द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिनको हम कम्युनिटी ड्रिवन एंड फैमिली रन बिजनेसेस बोलते हैं। छोटे स्तर पर लोग मिलकर इनमें काम करते हैं। स्थानीय संसाधनों और बाजारों पर निर्भरता इनकी होती है। क्लोज टाइज टू लोकल रिसोर्सेस एंड मार्केट्स, यही इनका सबसे बड़ा आधार होता है, मतलब स्थानीय स्तर पर काम करना। अब सिग्निफिकेंस मतलब इनके महत्व को अगर हम बताना चाहेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि किसानों की आय बढ़ाने में ये डायरेक्ट मदद करते हैं। जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण मतलब इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को हासिल करने में मदद करते हैं और नए उत्पादनों और तकनीकियों को, न्यू टेक्नोलॉजीज को अपनाने के अवसर बढ़ाते हैं। स्मॉल एंटरप्राइजेस को दो क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है एग्रीकल्चरल स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिनमें जैविक खेती या फिर कृषि प्रसंस्करण मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स को शामिल किया जा सकता है। फिर इसी में डेयरी कोऑपरेटिव और हॉर्टिकल्चर वेंचर्स, इनको शामिल किया जाता है। छोटे छोटे स्तर पर जो हॉर्टिकल्चर के, चाहे नर्सरी हो, फूड प्रोडक्शन के यूनिट्स हो, फूड पैकेजिंग के यूनिट्स हो, इनको शामिल किया जा सकता है। फिर इसी में फार्म बेस्ड रूरल हैंडीक्राफ्ट्स मतलब हैंडीक्राफ्ट से मतलब जो कुटीर उद्योग हम जिसको बोलते हैं, जो कृषि पर आधारित होते हैं, उनको इसमें काउंट किया जा सकता है। फिर दूसरी कैटेगरी आती है नॉन एग्रीकल्चरल स्मॉल एंटरप्राइजेस, गैर कृषि छोटे उद्यम। इनमें कौन कौन से उद्योग आते हैं। ग्रामीण हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग, रूरल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हम जिसको बोलते हैं। फिर फूड प्रोडक्शन यूनिट्स, खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयाँ। प्रोडक्शन मतलब एक सेकेंडरी प्रोडक्शन इसमें किया जाता है। फिर वैल्यू एडिशन हम जिसको बोल सकते हैं, केचप, जाम, जेली, इस तरीके की चीज़ें बनाना या अचार वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती है। और तीसरा होता है रूरल टूरिज्म सर्विसेज मतलब ग्रामीण पर्यटन की सेवाएं। इसका मतलब यह है कि छोटे उद्यम सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कृषि आधारित अन्य उद्योग भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं कि रोल ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेस मतलब एक ओवरऑल अपनी रूरल लाइवलीहुड की हम बात करते हैं तो उसमें इनका क्या रोल होता है। पहला पॉइंट बताया गया है कि सतत कृषि और ग्रामीण विकास मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब ये इन चीज़ों को किस 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 तरीके से बढ़ावा देते हैं, तो उसमें मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रोल ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस, तो आपको कुछ हेडिंग्स और सब हेडिंग में इस आंसर को डिवाइड करना है। जैसे हेडिंग में आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट उसमें कि रोल इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और उसमें कुछ सब पॉइंट्स लिखेंगे जो नीचे लिखे गए हैं कि इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिजिलियंस, डाइवर्सिफिकेशन फॉर रिजिलियंस और फोकस ऑन लोकल एंड निच मार्केट्स। अब यहाँ पर क्या है, जैसे इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस की हम बात करें तो क्यों इको फ्रेंडली, क्योंकि हमें पता है कि इनमें जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने वाली कुछ बेसिक नेचुरल फार्मिंग वगैरह इन चीज़ों को सम्मिलित किया जा सकता है, इसलिए ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं।
फिर दूसरी बात आती है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रेजिलियंस। तो यहाँ पर हम एक ही फसल न उगाकर मिश्रित फसल प्रणाली या फिर मिश्रित क्रॉपिंग सिस्टम इसको अपनाते हैं, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है और वहाँ से एक सिस्टम में, हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में रेजिलियंस आ जाता है। फिर तीसरी बात आती है फोकस ऑन लोकल एंड निच मार्केट्स, मतलब जो स्थानीय बाजार होते हैं वहाँ पर प्रोड्यूस होने वाली चीज़ें और वहीं पर बेचे जाने वाले कस्टमर्स, इनको आपस में जोड़ा जाता है, इसलिए लोकल लेवल पर ये इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। फिर सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि लोकल नॉलेज एंड इनोवेशन, मतलब स्थानीय ज्ञान और नवाचारों को बढ़ावा देना। जिसमें फर्स्ट सब पॉइंट है ट्रेडिशनल विजडम, सदियों से चली आ रही जो खेती की तकनीकें हैं हमारी, तो उनका उपयोग करना, उनको बढ़ावा देना। जो हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस बोलते हैं, ट्रेडिशनल में भी जैसे हम ट्रेडिशनल को एक तरीके से देखते हैं कि नहीं, ट्रेडिशनल मतलब कम उत्पादन और ये आज की डेट में फायदेमंद नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर हमने ट्रेडिशनल और मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम की डिफरेंसेस की बातें की थी, वहाँ पर मैंने ये चीज़ें बताई थी कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रोडक्शन को बढ़ावा देके हमारे जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और अदर चैलेंजेस जो होते हैं उनको भी एड्रेस करती है। इसलिए ये पारंपरिक ज्ञान को भी हमें आज की खेती में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को ये स्मॉल इंटरप्राइजेस बढ़ावा देते हैं। फिर दूसरी बात आती है इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न मेथड्स, जैसे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हो गए। अभी ऑर्गेनिक सोर्सेस तो पुराने हैं, पारंपरिक है, लेकिन उनको मॉडर्न तरीके से कैसे यूज़ किया जाए, ये सारी चीज़ें जो है नए इनोवेशंस में या फिर नए इनोवेशंस में बताई जाती है। या फिर वाटर हार्वेस्टिंग का, वाटर कंजर्वेशन के नए नए टेक्नोलॉजीज हो गई, इन सबको इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स में हमने पहले भी जो बताए थे कि छोटे डेयरी फार्म्स या फिर स्थानीय तकनीकों और आधुनिक प्रबंधन का सहयोग करने वाले अदर बिजनेसेस, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह, इस तरीके का इनको शामिल किया जा सकता है इस कैटेगरी में। फिर रोल में तीसरा पॉइंट आता है स्ट्रेंथनिंग वैल्यू चेन एंड मार्केट एक्सेस, मतलब बाजार पहुंच और मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना। अब इसमें प्रॉब्लम्स, किन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए स्मॉल एंटरप्राइजेस काम में आते हैं। पहली जो प्रॉब्लम होती है लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोकल मार्केट में या विलेज लेवल पर देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, बुनियादी ढांचा जिसको हम बोलते हैं थोड़ा सा कम होता है, या फिर वहाँ के रूरल पीपल्स का मार्केट के साथ जुड़ाव वीक होता है। इसका मतलब हम कमजोर जुड़ाव बोल सकते हैं, वीक मार्केट लिंकेज जिसको बोला जाता है। अब इन चुनौतियों को एज अ सोल्यूशन इसको प्रेजेंट किया गया है स्मॉल एंटरप्राइजेस को। किस तरीके से सोल्यूशन देगा, उच्च गुणवत्ता वाले विशेष उत्पाद प्रोड्यूस करके, मतलब हाई क्वालिटी निच प्रोडक्ट्स को, निच प्रोडक्ट्स का मतलब होता है एक विशेष स्तर के उत्पाद, तो उनको प्रोड्यूस करके हम पहली समस्याओं को थोड़ा एड्रेस कर सकते हैं। फिर सहकारी समितियां बनाकर कोऑपरेटिव जो मार्केट्स होते हैं उनको डेवलप करके किसानों की सौदेबाजी की शक्ति, मतलब बार्गेनिंग पावर को बढ़ाना, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए, इनकी इनकम मिल पाए। तो इसके एग्जाम्पल में दिया गया है कि छोटे दूध उत्पादकों को शहरी बाजारों से जोड़ने के लिए कुछ सहकारी समितियों की स्थापना करना। फिर फोर्थ रोल आता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव एंड कलेक्टिव फार्मिंग, मतलब प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, सहकारी समितियां जो कॉरपोरेशन के बेसिस पर गठित होती हैं, और सामूहिक विपणन मतलब कलेक्टिव मार्केटिंग। इनका क्या महत्व होता है, तो संसाधनों का एकत्रीकरण और जोखिम को कम करना, पूलिंग रिसोर्सेस एंड रिड्यूसिंग रिस्क। अब यहाँ यहाँ इस ये किस तरह से काम करता है कि छोटे किसानों को बाजार में इससे मजबूती मिलती है जब वे सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। अकेला जो किसान होता है मार्केट में अपनी पकड़ नहीं बना सकता है, वही अगर कुछ किसान इकट्ठा आके कोऑपरेटिव बेसिस पर मार्केट में डीलिंग करते हैं तो उनकी बातों का वैल्यू बढ़ जाती है और वो अपना प्रोडक्ट अच्छे तरीके से बेच पाते हैं। मतलब बातों की भी वैल्यू बढ़ती है और उनके फार्म प्रोड्यूस की भी वैल्यू बढ़ती है। फिर व्यक्तिगत जोखिम इससे कम होता है और सामूहिक प्रयास से अधिक लाभ मिलता है। क्यों? क्योंकि मान के चलिए किसी चीज़ में नुकसान हो गया, तो 10 रुपए का अगर एक किसान को नुकसान होगा तो वो अकेले का 10 रुपए होगा। वही अगर 10 लोग होते तो हर किसी को वो नुकसान भी कम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, मतलब एक एक रुपया हर किसी का नुकसान हो जाता है। इसलिए कोऑपरेटिव को बढ़ावा देना जरूरी है और वो कोऑपरेटिव को बढ़ावा मिलता है स्मॉल इंटरप्राइजेस के माध्यम से। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, मतलब फोर्थ पॉइंट का जो सब सब हेड्स में बता रहा हूँ, इम्प्रूव्ड मार्केट एक्सेस। इम्प्रूव्ड मार्केट एक्सेस, बाजार तक पहुंच में सुधार।
सहकारी समितियां बेहतर मूल्य निर्धारण और सौदेबाजी की शक्ति प्रदान करती है। उसको हम बोलते हैं बेटर प्राइस निगोशिएशन। सहकार के जब किसान इकट्ठा आके अपना माल बेचने के लिए जाते हैं, तो जैसे मैंने कहा उनकी बातों की वैल्यू होती है। फिर बात आती है किसानों को मध्यस्थों पर निर्भर, मतलब जो एजेंट्स होते हैं, बिचौलिए होते हैं, उनके ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। और उन उससे क्या होता है, उनका लेन देन जिसमें कमीशन जो बाकी लोग लेते हैं वो घट जाता है, और वो कमीशन प्रोड्यूसर को, किसानों को एज अ उनके नेट इनकम वहाँ पर जोड़ा जाता है। फिर से एग्जांपल में क्या बताया गया कि जैसे फोर्थ रोल को निभाना है, तो डेयरी कोऑपरेटिव्स का एग्जांपल दिया गया। जैसे अमूल का, जो आजकल अमूल बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है, लेकिन शुरुआत इसकी एक स्मॉल स्केल बिजनेस से ही हुई थी। तो इसी तरीके से अमूल का बस एग्जांपल है, उसी तरीके से हर गांव-गांव में छोटी-छोटी डेयरिया या फिर कुछ गांव मिलके छोटी-छोटी डेयरिया किसान अपनी बना सकते हैं। इवनली प्रोसेसिंग प्लांट, चिलिंग प्लांट भी कर सकती है। तो इस तरीके से प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव एंड कलेक्टिव मार्केटिंग का रोल स्मार्ट इंटरप्राइजेस के कारण बढ़ता है। इन चीज़ों को स्कोप मिलता है। फिर फिफ्थ रोल आता है इंटीग्रेशन विथ सेकेंडरी इंटरप्राइजेस, मतलब प्राइमरी के बाद जो नेक्स्ट वर्जन आता है सेकेंडरी इंटरप्राइजेस, उनको आपस में लिंकेज करता है। क्या लिखा है यहाँ पर, लिंकेज बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी फैक्टर्स। किस तरीके से आता है वो, पहली बात आती है कि वैल्यू एडिशन थ्रू एग्रो प्रोसेसिंग। वैल्यू एडिशन थ्रू एग्रो प्रोसेसिंग, इसमें कच्चे कृषि उत्पादों को प्रोसेस करके उनका मूल्य बढ़ाया जाता है, और इससे किसानों की इनकम बढ़ती है और प्रेसिबिलिटी भी बढ़ती है। जैसे कोई चीज़, हम टमाटर का हमेशा एग्जांपल देते हैं कि टमाटर का अगर मार्केट गिरता है, तो उस समय उसको कम पैसे में ना बेच के हुए उसको अगर प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन किया जाए, तो वो ज़्यादा दिनों तक उसके बनाए हुए प्रोडक्ट टिकते भी है और उससे ज़्यादा लाभ भी मिलता है। फिर इसके एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि फलों की फल उत्पादों की स्थानीय प्रसंस्करण इकाइयों से साझेदारी, मतलब स्मॉल फ्रूट फार्मर्स पार्टनरिंग विथ लोकल जैम जूस प्रोसेसिंग यूनिट्स, इस तरीके के लोकल बिजनेस के साथ इनका, मतलब जो प्रोसेसिंग की फैक्ट्री होती है वो सेकेंडरी मानी गई है, और जो प्रोडक्शन के यूनिट है हमारा, उसको प्राइमरी माना गया है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी बीच में लिंकेज का काम वैल्यू एडिशन के थ्रू होता है, और यही इसका रोल बताया गया है, इंटीग्रेशन विद सेकेंडरी इंटरप्राइजेस। अब सिक्स रोल में स्मॉल इंटरप्राइजेस के बताया गया है कि कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, मतलब रोजगार और सामाजिक विकास में योगदान देना। किस तरीके से योगदान देते हैं ये छोटे उद्यम। पहली बात आती है लेबर इंटेंसिव इंटरप्राइजेस। छोटे कृषि और कृषि संबंधी व्यवसायों में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर, मतलब डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। जो रूरल यूथ है या फिर रूरल श्रमिक होते हैं जिनको काम की ज़रूरत है, स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, ऐसे सारे लोगों को सामान्य की क्षमता, इन रोजगार देने की क्षमता इन स्मॉल इंटरप्राइजेस में होती है। दूसरा पॉइंट आता है इंक्लूसिविटी एंड सोशल एम्पावरमेंट। इंक्लूसिविटी का मतलब यह है कि सबको सम्मिलित कर लेना, जैसे महिलाएं हैं, युवाएं हैं, और बहुत ही मतलब पिछड़े हुए जिनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे सारे समुदायों को इसका लाभ हो सकता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके से आर्थिक असमानता भी कम हो सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कम्युनिटी स्ट्रेंथनिंग, समुदाय को मजबूत करना। संसाधनों और अवसरों के न्याय संगत वितरण, मतलब इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन से सामाजिक एकता भी बढ़ती है, आपस की दरिया जो भेदभाव है वो कम होता है। फिर सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों जिसको SHG बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और सामूहिक प्रयासों से ग्रामीण विकास को गति मिलती है। इसके एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि यही चीज़ें जिनकी बात हो रही है कि महिला स्वयं सहायता समूह, मतलब वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो जैविक खाद, मशरूम उत्पादन या हस्तशिल्प के माध्यम से अपने परिवार की आय बढ़ाती हैं। अब इसी स्लाइड में हम आगे देखते हैं कि चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ अ स्मॉल इंटरप्राइजेस। छोटे उद्यमों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, और उनको हटा के वो किस तरीके से अवसर पा सकती है। तो चैलेंजेस में पहली बात आती है लिमिटेड कैपिटल, एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज, सीमित पूंजी और पुरानी तकनीक।
क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम होता है तो उसी तरीके से हम पुरानी टेक्नोलॉजीज या कम पैसे लगाने वाली चीज़ों पर निर्भर रहना पड़ता है। फिर दूसरी चैलेंज है लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे की कमी। तीसरी चुनौती है लिमिटेड मार्केट एक्सेस। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस भी यही चीज़ें करती हैं स्मॉल इंटरप्राइजेस। अब अपॉर्चुनिटीज़ को हमें देखना है, किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती है, क्या स्कोप है हमारे इंडिया जैसे कंट्री में। तो पॉलिसी सपोर्ट एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, सरकारी योजनाएं और नीति समर्थन, जैसे आत्मनिर्भर निर्भर भारत योजना और कई सारे जो स्टार्टअप्स वगैरह शुरू करने की यूनिकॉर्न कंपनियां वगैरह, कई सारी चीज़ें सरकार की स्कीमों के माध्यम से चलाई जाती है। उनके द्वारा हम स्मॉल एंटरप्राइजेस स्थापित कर सकते हैं और उनको बढ़ावा दे सकते हैं। फिर माइक्रो फाइनेंस एंड एनजीओ का सपोर्ट, छोटे किसानों को कर्ज देने के लिए कई सारी माइक्रो फाइनेंस की योजनाएं चल रही हैं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में हम बता सकते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड ई कॉमर्स, जिससे सीधा किसान जो है सीधा ग्राहकों से जुड़ सकता है और अपना मटेरियल विदाउट इन्हीं एजेंट या फिर बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट वगैरह इन चीज़ों पर खर्च बचा के वो सीधा ग्राहकों तक अपना माल पहुंचा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर सही नीतियाँ बनाई जाए और सही संसाधन उपलब्ध कराए जाएं तो छोटे उद्यम बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब इस स्लाइड में बात करते हैं मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में, मतलब मध्यम उद्यम के बारे में। तो क्या है डेफिनेशन मीडियम एंटरप्राइजेस की? हम डेफिनेशन क्या बता सकते हैं कि मीडियम एंटरप्राइजेस ऑपरेट ऑन अ स्केल लार्जर देन स्मॉल एंटरप्राइजेस बट स्मॉलर देन लार्ज एंटरप्राइजेस। मतलब ऐसे उद्योग जो छोटे उद्यमों से बड़े होते हैं, लेकिन बड़े औद्योगिक फर्मों से, छोटे उद्योगों से बड़े लेकिन बड़े औद्योगिक फर्मों से छोटे होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य होता है उत्पादकता को बढ़ाना, संसाधनों का उचित उपयोग करना और किसानों की बाजार तक पहुंच को आसान बना देना। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या बता सकते हैं कि कोऑपरेटिव ग्रुप्स या जिसको हम सहकारी समूह बोलते हैं, या फिर पार्टनरशिप्स, साझेदारी में, पार्टनरशिप में बिजनेस चलते हैं। और एग्री बिजनेस वेंचर्स, मतलब कृषि व्यवसाय स्मॉल में भी आते हैं वैसे, और यहाँ पर भी जो थोड़े से उनके स्तर के बड़े कृषि व्यवसाय जिनको हम बोलते हैं, वो इसमें कैटेगराइज हम कर सकते हैं। इसमें मिलाकर किसान काम करते हैं जिससे संसाधनों और लागत का सही प्रबंध हो पाता है। मतलब खासियत में क्या बोल सकते हैं कि तीनों का जोड़, कोऑपरेटिव ग्रुप्स, पार्टनरशिप एंड एग्री बिजनेस वेंचर्स। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बता सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रक्चर्ड मैनेजमेंट, मतलब आधुनिक तकनीकी और संगठित प्रबंधन। मतलब स्मॉल बिजनेसेस से थोड़ा सा हाई लेवल का मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है। ये छोटे उद्यमों से अधिक विकसित होते हैं जहां वैज्ञानिक खेती, मशीनों और बेहतर मार्केटिंग का प्रयोग होता है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बता सकते हैं कि मल्टीपल स्टेजेस होते हैं इसकी, से कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अपनी जो भी जितने भी एग्रीकल्चरल इंटरप्राइजेस चलते हैं, उनके हर स्टेज को ये सब मिल करते हैं, कल्टीवेशन से लेके कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब ये बस उत्पादन तक सीमित नहीं है। तो नेक्स्ट फेजेस जो आती है, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, इनको भी ये मीडियम इंटरप्राइजेस जोड़ने का काम करते हैं। तो इनके सिग्निफिकेंस, मतलब इनका इंपॉर्टेंस या महत्व हम क्या बता सकते हैं, क्यों जरूरी होते हैं ये मध्यम उद्योग? तो कृषि उत्पादन और बाजार बाजार तक पहुंच में वृद्धि, इनहांस प्रोडक्टिविटी एंड मार्केट एक्सेस। किसान इन उद्यमों के द्वारा ज़्यादा संगठित होता है और ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं और बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या सिग्निफिकेंस में हम बता सकते हैं कि स्ट्रेंथन वैल्यू चेन, मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना। क्योंकि उत्पादन के बाद जो प्रसंस्करण और मार्केटिंग जो चीज़ आती है, उनके कारण किसानों को ज़्यादा लाभ मिलता है। फिर आता है सिग्निफिकेंस में नेक्स्ट पॉइंट, फॉस्टर रूरल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब ग्रामीण विकास और आर्थिक वृद्धि, इन चीज़ों को बढ़ावा देना, गाँव में रोजगार के नए अवसर पैदा करना और उन एम्प्लॉयमेंट के अवसरों के थ्रू अर्थव्यवस्था के अपने आप ही मजबूती मिल जाती है। यहाँ पर बात करते हैं रोल ऑफ मीडियम एंटरप्राइजेस, मध्यम उद्यमों की क्या भूमिका है, क्यों उनका इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट रोल में हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले स्मॉल एंटरप्राइजेस के बारे में बताया था कि रोल में
हम दो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एक तो आपके हेड्स 1 2 3 4 जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स आपको लिखने ज़रूरी हैं इसके आंसर में। क्या है पहला पॉइंट क्या है रोल में? इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, कृषि उत्पादकता बढ़ाना। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स, उन्नत कृषि तकनीकों का प्रयोग करना। जैसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो गया, जिसमें स्मार्ट सिंचाई, ड्रोन मॉनिटरिंग और सॉइल टेस्टिंग जैसी तकनीकों का सम्मिलित किया जाता है। फिर सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं, लैंड है, वाटर है, फर्टिलाइजर है, इन सब तरीकों का, या फिर दूसरे जो भी हम एग्रोकेमिकल्स को यूज़ कर रहे हैं, उन सभी का सभी सही तरीके से और सही मात्रा में प्रयोग करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा जा सकता है कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, या फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बड़े पैमाने पर उत्पादन से लागत कम होती है। आपको इकोनॉमिक्स के रूल पता होंगे, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, बहुत आपने इकोनॉमिक्स से इसको पढ़ा होगा। तो ये रूल बिजनेसेस में लागू होते हैं कि सर्टन लेवल तक हम अगर प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं, तब जाके हमारा वो बिजनेस फायदे में आ जाता है। तो किसानों को बेहतर गुणवत्ता के लिए बीज, उर्वरक और मशीनरी भी इनके माध्यम से प्रोवाइड किए जा सकती है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर क्या बताया गया है, कोऑपरेटिव फार्मिंग ग्रुप्स, जो ड्रिप इरिगेशन करने के लिए कई सारे लोग इकट्ठा आके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर भी एक प्रोजेक्ट चला है, लगभग 500 हेक्टेयर एरिया पर कई सारे किसान इकट्ठे आए हैं। बहुत दूर से डैम से उन्होंने पाइपलाइन लाई है, और वहाँ पर उसका ऑटोमेशन का सिस्टम यूज़ करके हर किसानों को वो ड्रिप का जाल बिछा दिया गया है, और अल्टरनेटिवली हर किसी का अपना नंबर आता है, बारी आती है, और वो अपने क्रॉप को इरिगेशन कर पाता है। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव फार्मिंग ग्रुप्स को इस तरीके से बढ़ावा मिलता है, और वो बढ़ाने के लिए मीडियम इंटरप्राइजेस महत्वपूर्ण होते हैं। फिर सेकंड रोल में हम बताएंगे कि एग्रो प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। तो क्या इसमें हो सकता है कि प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, मतलब कच्चे माल से परिष्कृत उत्पादन बनाना। फल और सब्जियों को जैम, जूस, अचार और सूखे उत्पादों में बदलना। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूसिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना। इसमें क्या होता है, खराब होने वाले उत्पादों को ज़्यादा समय तक चलने वाले उत्पादों में बदलना, मतलब उनकी पेरिशेबिलिटी बढ़ाना। इसके एग्जांपल में वही बताया गया है कि मीडियम साइज प्रोसेसिंग यूनिट्स। आप समझ लीजिए, स्मॉल एंटरप्राइजेस में भी हमने प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात की थी, लेकिन वो छोटे छोटे हो गए। अब यहाँ पर थोड़े से मीडियम साइज के आ गए हैं, जिसमें हम मैंगो से जैम, जूस, ये चीज़ें बनाना, मतलब स्केल बढ़ गया है थोड़ा सा। ठीक है। रोल में थर्ड पॉइंट है वैल्यू चेन एंड मार्केट इंटीग्रेशन, स्ट्रेंथनिंग वैल्यू चेन एंड मार्केट इंटीग्रेशन, मतलब मूल्य श्रृंखला और बाजार का एकीकरण करना। किस तरीके से होता है? कनेक्टिंग फार्मर्स विथ प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल सेक्टर्स, किसानों को विपणन और वितरण तंत्र से जोड़ना। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, मतलब बाजारों का विस्तार। बाजार, जब आपको बड़े स्तर पर कोई चीज़ करते हैं, तो उसका एक्सपोर्ट वगैरह करने के लिए हमें स्कोप मिलता है, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक हमारा माल पहुंच सकता है, प्रोड्यूस पहुंच सकता है, जहां से किसानों को ज़्यादा फायदा मिलता है। तो एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि अग्रेन प्रोसेसिंग यूनिट, एक अनाज प्रसंस्करण इकाई, जो स्थानीय उत्पादों को पैक करके बड़े बाजारों तक पहुंचता है। आजकल ये मिलेट्स का चल रहा है, तो मिलेट के कई सारे लोग आटा बना रहे हैं, उसको पैकिंग करके बेच रहे हैं। तो ये चीज़ें इसमें बताई जा सकती हैं। फिर फोर्थ रोल में आता है रोल ऑफ कोऑपरेटिव एंड फार्मर कलेक्टिव्स, सहकारी समितियों और कृषक समूहों की भूमिका, मतलब उसको बढ़ाने में किस तरीके से रोल करता है। फर्स्ट चीज आती है कि पुलिंग रिसोर्सेस एंड रिडक्शन रिस्क, संसाधनों को पुल करना, साझा करना, और वहां से अपनी रिस्क कम हो जाना, जो पहले स्मॉल एंटरप्राइजेस में भी हमने देखा था। फिर बात आती है कलेक्टिव मार्केटिंग एंड बेटर प्राइसिंग, बेहतर मूल्यों को प्राप्त करता है, क्योंकि किसान की बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। एग्जाम्पल में डेयरी कोऑपरेटिव, अब वहाँ की एग्जाम्पल यहाँ रिपोर्ट हो रही है, लेकिन आपको ये समझना है कि स्मॉल एंटरप्राइजेस से थोड़ा सा लार्ज एंटरप्राइजेस के लेवल पर करे, लार्ज स्केल पर करे, तो उनको एज एग्जाम्पल ऑफ मीडियम एंटरप्राइजेस माना जा सकता है। तो ग्रामीण किसानों का दूध इकट्ठा करके शहरी डेयरी में बेचना, उसको प्रोसेसिंग करना, चिलिंग करना, पैकेजिंग करना, ये चीज़ें इसमें आ सकती हैं। फिर फिफ्थ रोल है कम्युनिटी एम्पावरमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। हर एंटरप्राइजेस के जितने भी कैटेगरीज हमने देखी है, उसमें मोर और लेस ये थोड़ा सा रिपीट हो सकते हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। जैसे स्मॉल में काम करने का तरीका अलग था, अब यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से कम्युनिटी को एम्पावर या सोशल डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाता है, कि क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड
लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के अवसर बढ़ाता है। फिर एम्पावरिंग वुमन एंड यूथ को बढ़ावा देता है। फिर इंक्लूसिवनेस, यहाँ पर भी है हर तरीके के मजदूरों को सम्मिलित करना है। तो एग्जाम्पल के लिए ट्रेनिंग सेंटर फॉर फार्मर्स, जो किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकें सिखाता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे इनके सामने चैलेंजेस क्या है और इनको अपॉर्चुनिटीज क्या है। चैलेंजेस मतलब चुनौतियों में लिस्ट में पहले करेंगे कि लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट इन्वेस्टमेंट। फिर दूसरी बात आती है प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड मार्केट इंस्टेबिलिटी। जो प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं, उन्हें प्राइस के फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा आते जाते रहते हैं। तीसरी चीज़ है कि सप्लाई चेन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस। ये मोर और लेस स्मॉल इंटरप्राइजेस की जितनी लिमिटेशंस है वो मीडियम इंटरप्राइजेस में भी है, लेकिन अब हमारे सिलेबस में है अलग अलग तरीके से, तो हम अलग अलग इसको लर्न कर रहे हैं, वो आप मतलब ओवरलैप कर सकते हैं। फिर अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, इनके विकास के अवसर क्या क्या है। पहली चीज वही आ गई जो स्मॉल इंटरप्राइजेस में हमने देखी कि थी, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड पॉलिसीज, सब्सिडी देना, वित्तीय सहायता प्रोवाइड करना, और इसके लिए कई सारी योजना है, उनका बेनिफिट लोगों को दे देना। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डिजिटल कृषि, ब्लॉकचेन और मोबाइल ऐप्स जैसे तरीकों का यूज करना। नेक्स्ट बात है कोलैबोरेशन विद रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, बेहतर खेती और बाजार के समाधान के लिए जो अलग अलग गवर्नमेंट के हो चाहे प्राइवेट हो, तो इन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट देना कि हाँ हम ये इन चीज़ों में ये कमी है, जैसे प्रसंस्करण में कोई चीज़ की कमी है तो इसके ऊपर आप सोल्यूशन निकाल दो। तो इस तरीके से रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देके उनके आधार पर, रिसर्च के आधार पर मार्केट एडाप्टेबल टेक्नोलॉजीज का इनोवेशन करना, ये इसके लिए अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बात कर लेते हैं लार्ज एंटरप्राइजेस के बारे में। बड़े उद्यम क्या होते हैं, बड़े उद्यम क्या डेफिनेशन है इनकी। लार्ज एंटरप्राइजेस इन एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स एक्सटेंसिव फार्मिंग ऑपरेशंस, एग्री बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट्स एंड एग्रो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस। मतलब बड़े बड़े मार्केट प्लेयर इसमें आते हैं। कॉन्ग्लोमेरेट्स का मतलब क्या होता है, बड़े प्लेयर, जैसे टाटा बिरला से बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें कंसिडर की जाती हैं। तो इनमें हम बता सकते हैं कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं ये, मतलब कृषि का संचालन बड़े पैमाने पर किया जाता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट हायर होता है, अत्याधिक पूंजी निवेश, और एडवांस्ड मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन का ये यूज करते हैं, मतलब उन्नत यांत्रिकीकरण यहाँ पर किया जाता है। और पूरी मूल्य श्रृंखला मतलब वैल्यू चेन को एकीकृत किया जाता है, जैसे कि खेत से लेकर प्रसंस्करण तक, प्रोसेसिंग और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन तक, मतलब वैश्विक वितरण तक सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ये सारे बिजनेस ये बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चीज़ें हैं इनकी, कैपिटल इंटेंसिव एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मतलब बड़े उद्यमों में अधिक भूमि, मशीनरी और श्रम का उपयोग किया जाता है। फिर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में एडवांस मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन, जैसे ट्रैक्टर, ड्रोन, सेंसर आधारित सिंचाई और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कृषि प्रबंधन की प्रणालियाँ, ऑटोमेशन जिसको बोलते हैं, अपने आप चीज़ें वहाँ पर काम करती है, रोबोटिक्स वगैरह इन चीज़ों को यूज़ करके, तो ऐसे प्रबंधन प्रणाली अपनाई जाती है। फिर आता है इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल स्केल, मल्टीपल स्टेजेस, जैसे कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग एंड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीज़ें एक इन बड़े बड़े बिजनेसेस में होते हैं। मतलब खेत से लेके बाजार तक पूरा नियंत्रण ये बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स करते हैं। स्केल एंड स्कोप ऑफ लार्ज इंटरप्राइजेस क्या है, मतलब इनकी थोड़ी सी संकल्पना हमें क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए थोड़ा सा एक एडिशनल बताया गया है कि बड़े उद्यमों की परिधि क्या होती है, उनका क्या दायरा होता है। तो कारपोरेट लेड ऑपरेशंस, मतलब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स इसका नेतृत्व करते, संचालन करते हैं, और हाई इन्वेस्टमेंट होता है, उच्च निवेश होता है, और एक्सटेंसिव फार्मलैंड, लार्ज वर्कफोर्स एंड ग्लोबल सप्लाई चेन, मतलब व्यापक कृषि की भूमि, बड़े भूमि पर किया जाता है, बड़ा कार्यबल होता है, और वैश्विक आपूर्ति की श्रृंखला होती है, ऑल ओवर द ग्लोबल इनके मार्केट के लिंकेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर कि जैसे टी, कॉफ़ी, ऑयल जो पाम ऑयल होता है उसके बड़े बड़े बगीचे लगाना। अब एग्जाम्पल यहाँ पर हम टाटा का ले सकते हैं कि टाटा की अपने खुद के चाय के बगीचे भी हैं, वो सारा कल्टीवेशन प्रोसेस का भी काम करती है, चाय बनाता भी है, चाय की पैकेटिंग टाटा टी से आप जानते होंगे, और उसका ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका ग्लोबल लिंकेज भी है, वहाँ पर बेचते भी, एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। मतलब चाय को उगाने से लेके वो उसको मार्केट तक, कंज्यूमर तक पहुँचाने तक, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें अपने तरीके से करते हैं। तो ये होती है ये बड़े बड़े उद्यमों की खासियत।
तो क्या बोल सकते हैं हम इनको, एक एग्री बिजनेस के जायंट्स होते हैं, ये दिग्गज होते हैं अपने अपने फील्ड के जायंट्स, मतलब बहुत बड़े। जैसे ग्रेन प्रोडक्शन में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी ये लोग डील करते हैं। फिर एग्रो प्रोसेसिंग एंड फूड मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स, इनके बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ ये लोग डील करते हैं, और बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट भी होता है, इनका दायरा भी बहुत बड़ा रहता है, फिर भी इनका लाइवलीहुड सिक्योरिटी में रोल होता है। क्या रोल होता है लार्ज इंटरप्राइजेस का, इस स्लाइड में देखेंगे। फर्स्ट क्या बताएं, कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, कृषि उत्पादकता में योगदान देना, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना। किस तरीके से करते हैं, यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, उन्नत तरीकों का उपयोग करना, जैसे कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर की हमने बात की थी, स्मार्ट इरिगेशन प्रैक्टिसेस, ड्रोन मॉनिटरिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीआई का यूज करना, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का यूज करना, हाई लेवल का फार्म मैनेजमेंट करना, इस तरीके की एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। फिर सेकंड बात है इफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब बड़े पैमाने पर मैकेनाइजेशन होता है, जो रेजिड्यू को, अपशिष्ट को कम करता है, वेस्ट कम करता है। फिर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होता है, डेटा संचालित निर्णय, मतलब पूरे एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर से, मतलब इनको, या फिर सिमुलेशन मॉडलिंग का यूज करके इसमें स्थिरता आती है प्रोडक्शन और कल्टीवेशन की चीज़ों में। तो एआई का उपयोग करके जल उपयोग का अनुकूलन, मतलब ऑप्टिमाइज्ड वाटर यूजेस इन लार्ज कमर्शियल फार्म, यहाँ पर एग्जांपल बताया गया है कि मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पर ऐसा एक प्रोजेक्ट चल रहा था राउरी में, महाराष्ट्र में। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट इन चीज़ों का जाता है, डिटेल में हम इसको देखना नहीं है, लेकिन ऑटोमेशन या फिर ऑप्टिमाइजेशन, इन चीज़ों को थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर आपको होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है जो रोल होता है मार्केट एक्सपांशन एंड वैल्यू एडिशन, बाजार विस्तार और मूल्य संवर्धन। उसमें क्या लिख सकते हैं हम, ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन का काम करते हैं, वैश्विक बाजारीकरण, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए एक थोक उत्पादन करना। फिर बात आती है प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन की, कृषि उत्पादों को उच्च मूल्य वाले उत्पादों में बदलना। ये हर जगह हमने चीज़ देखी है, स्मॉल में इंटरप्राइजेस में भी देखी है, मीडियम में भी देखी है, और लार्ज में भी देख रहे हैं वही चीज़, बस यहाँ पर स्केल बहुत ज़्यादा हो जाता है। एग्जाम्पल में मल्टीनेशनल एग्री बिजनेसेस का दिया गया है, जो अनाज और डेयरी उत्पादों का निर्यात करता है। यहाँ पर जैसे मैंने टाटा का नाम लिया था, तो इनका एग्जाम्पल यहाँ पर हम कोट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एक बात आती है कि CSR, जिसको हम बोलते हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, इसको ध्यान में रखिएगा कि CSR एक ऐसा, हम इसको फंड के रूप में मानेंगे, ऐसा फंड होता है जो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां अपना प्रॉफिट कमाती है, उनको अपना सोशल दायित्व निभाना होता है, तो अपने प्रॉफिट में से कुछ फंड उनको रूरल डेवलपमेंट या फिर कुछ समाज के हित के जो प्रोजेक्ट होते हैं इनमें लगाना पड़ता है, इसको CSR बोलते हैं। तो ये CSR अवेलेबल कराना, CSR देना रूरल डेवलपमेंट के लिए, वो भी हम बोल सकते हैं कि बड़े बड़े जो कॉन्ग्लोमरेट्स या फिर बड़े उद्योग होते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, उनका एक रोल होता है। वहाँ से क्या होता है, एक स्मॉल होल्डर फार्मर जो होते हैं उनको सपोर्ट मिलता है, किसी ना किसी इनके द्वारा दिया गया जो फंड होता है CSR, किसी ना किसी तरीके से, चाहे सरकार की योजनाएं हो या NGO के माध्यम से हो, या अपने खुद के अलग से प्रोजेक्ट चलाते हैं, तो उनके माध्यम से ये किसानों तक, स्मॉल होल्डर्स तक पहुंचता है। और कई सारी चीज़ों के लिए, जैसे यहाँ पर लिखा है ना मैंने, ट्रेनिंग, इनपुट का सपोर्ट, और मार्केट लिंकेज के लिए उस फंड से सहायता की जा सकती है। फिर इन्वेस्टमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी फंड से सड़कें, वेयर हाउसेस, भंडारण सुविधाएं, सिंचाई की प्रणालियाँ डेवलप की जा सकती है। कम्युनिटी वेलफेयर इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य से इन इन सेवाओं के लिए, कौशल्य विकास के कार्यक्रम इम्प्लीमेंट करने के लिए इस CSR फंड का यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए डेयरी कंपनियां छोटे किसानों के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और दूध संग्रह खेती स्थापित कर रही है, तो उनका कहाँ से आ रहा है, जो फंड उनके पास बचता है या जो प्रॉफिट आता है, तो वो उस फंड को लगा के वो रूरल लेवल पर इस तरीके से काम करते हैं, जहाँ से उनको टैक्सेस के वगैरह उन चीज़ों में बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो ये मैंडेटरी है उनके ऊपर कि कुछ आपको सामाजिक दायित्व, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है। फिर नेक्स्ट रोल आता है बैलेंसिंग ग्रोथ विथ सस्टेनेबिलिटी। बड़े उद्यमों को सिर्फ उत्पादन और बाजार विस्तार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें पर्यावरणीय और सामाजिक जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना जरूरी है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपनाकर और छोटे किसानों के साथ न्याय संगत, मतलब जस्टिस के साथ साझेदारी करके
दीर्घकालिक सफलता प्राप्त की जा सकती है, और वो किस तरीके से की जा सकती है, ये फोर्थ या फिफ्थ रोल में इन चीज़ों को बताया गया है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना, मतलब ये किसके सब पॉइंट्स है, एडॉप्टिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है, इनको प्रमोट करना, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है उनको प्रमोट करना। उसमें फर्स्ट प्रैक्टिस आती है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, या फिर बायोगैस प्लांट को बनाने के लिए ये कंपनियां मदद कर सकती हैं। इसको एस्टेब्लिश करने में उनका रोल होता है। फिर रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर, मतलब पुनर्योजी कृषि, मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए प्राकृतिक पद्धतियाँ, जैसे कि कवर क्रॉपिंग हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक मैन्योर, क्रॉप रोटेशन, इन चीज़ों को अपनाना। फिर बात आती है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, एग्रो फॉरेस्ट्री जैसे कंपोनेंट्स को लगाना, या कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, मतलब कार्बन इमिशन और वो जितना कार्बन बढ़ रहा है उसको कम करना। इस तरीके से मतलब इस पॉइंट को देखते हुए इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए बड़े बड़े उद्योग सहायता कर सकते हैं, उसमें उनका रोल होता है। फिर बात आती है इथिकल सोर्सिंग एंड फेयर ट्रेड, मतलब नैतिक स्रोत और निष्पक्ष व्यापार। तो उसमें क्या बताया गया, इंश्योरिंग इक्विटेबल पार्टनरशिप विद स्मॉल फार्मर्स, छोटे किसानों के साथ जो भी पार्टनरशिप करने वाले हैं ये कंपनियां, वो न्याय संगत हो, उसमें मतलब जस्टिस को, उस कंसेप्ट को, हम ऑनेस्टी के कंसेप्ट को यूज़ करें। तो कॉरपोरेट उद्यमों को किसानों को सही दाम देना चाहिए, बस अपना ही घर नहीं भरना चाहिए बेनिफिट ले लेके, उनमें किसानों का भी हिस्सा बढ़ाना चाहिए जो भी प्रॉफिट होता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की शोषण मुक्त भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। कई बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों का शोषण होता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर का भी अच्छे से मॉनिटरिंग होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का। और फिर बात आती है फेयर ट्रेड सर्टिफिकेशन की, जैविक और नैतिक उत्पादों के लिए प्रमाणन प्रणाली को बढ़ावा देना, मतलब जो सर्टिफिकेशन होता है, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई कर रहा है तो वहाँ पर कोई भी गलत चीज़ें ना की जाए। सर्टिफिकेशन देने के बाद उसका ऑथेंटिसिटी बनती है कि नहीं ये सही में ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी चोरी का मामला या कोई मतलब केमिकल्स को ऐड नहीं किया गया है, सारे एथिक्स फॉलो किए गए हैं। इन चीज़ों को इंश्योर करना, ये भी रोल इनका होता है लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस का। तो यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल में बताया गया है कि सस्टेनेबल पाम ऑयल सर्टिफिकेशन लास्ट में, तो बड़े कृषि उद्यम इन चीज़ को अश्योर कर सकते हैं कि उनका पाम ऑयल जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डिफॉरेस्टेशन करके नहीं हो रहा है। आजकल वो ट्रेंड चल रहा है कि बड़े बड़े जंगल लोग हटा रहे हैं, जैसे ब्राज़ील वगैरह देशों में सारे जंगल हटाए जा रहे हैं और वहाँ पर पाम के पौधे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उससे ऑयल मिलता है, वो बहुत हाई वैल्यू या कैश क्रॉप है। तो इन कंपनियों को ये इंश्योर करना चाहिए, उसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं कि ऐसे इन कॉस्ट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट या एनवायरनमेंट को लूट के अपनी प्रोडक्शन और अपना इनकम नहीं बढ़ाना चाहिए। ये एक रोल होता है ऐसे बड़े इंटरप्राइजेस का। यहाँ पर लिस्टिंग है चैलेंजेस फेस्ड बाय लार्ज इंटरप्राइजेस, क्या चुनौतियाँ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके सामने चुनौतियाँ खड़ी है लार्ज इंटरप्राइजेस के। तो पहला है कि एनवायरमेंटल कंसर्न, बड़ा कोई भी बिजनेस चलाना है, बड़ा इंटरप्राइजेस खड़ा करना है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर भूमि का उपयोग ज़्यादा होगा, वनों की कटाई होगी, वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो ये सारी चीज़ें जुडिशियल तरीके से या फिर हम एक अच्छे स्तर पर नहीं इसको एड्रेस कर पाए, तो वहाँ पर एनवायरमेंटल का डिग्रेडेशन होना है। तो इसलिए पर्यावरण पर इनका प्रभाव पड़ता है लार्ज इंटरप्राइजेस का। दूसरी बात है कि लेबर एंड सोशल इक्विटी इश्यूज, उचित मतलब जो प्रॉपर लेबर वेजेस होने चाहिए, या फिर आप जो भी लैंड वगैरह यूज़ कर रहे हैं चाहे रेंट पर हो, तो उन चीज़ों को एक अच्छा दाम वहाँ के जो रूट लेवल के इसमें एंटिटीज़ होती है, मजदूर हो चाहे किसान हो, इनके साथ जस्टिस होना चाहिए, उनके ऊपर कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए। जनरली कंपनियां ये चीज़ें करती है, बड़े कंपनियां छोटे लोगों का या फिर पुअर लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करके ही अपना मुनाफा कमाती है, ये बड़ी हिस्ट्री रही है। तो ये चीज़ें इनको हैंडल करना बड़ी चुनौती होती है। फिर तीसरी बात है रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस चैलेंजेस, मतलब टिकाऊ
और नैतिक जो कृषि की प्रणालियाँ हैं, नीतियाँ हैं, उनकी आवश्यकता है। उसके लिए एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस होना चाहिए। मतलब कोई अगर कोई कंप्लेंट करता है, कुछ करता है, तो उसको एड्रेस करने के एक अच्छे सिस्टम होने चाहिए। तो इसको इम्प्लीमेंट करने में भी अभी तक दिक्कतें हैं। तो इसको हम एज अ चुनौती मान सकते हैं जो लार्ज एंटरप्राइजेस में आती है। पढ़ने के लिए वहाँ पर सरकार कोई स्कीमें ला रहे हैं कि इस तरीके से ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है हमें अपने फार्मिंग सिस्टम में अलग अलग कंपोनेंट्स को ऐड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, यह सभी कारक इंटीग्रेशन ऑफ फार्मिंग एंटरप्राइजेस से में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका सही उपयोग कर हम एक समृद्ध और टिकाऊ कृषि प्रणाली विकसित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज के वीडियो के लिए इतना सफिशिएंट है। तो मिलते हैं अगले